मानवता को शर्मसार करती हुई एक ऐसी घटना का गवाह बना जो 13 अप्रैल साल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग हमेशा के लिए गोरे अंग्रेजों के चरित्र पर काला दाग लगा गया। इसी दिन जनरल ओ डायर ने हजारों निहत्थे हिंदुस्तानियों पर गोली चलवा दी और इतना ही नहीं, उन्हें लगातार गोलियों से भूना जा रहा था और बाहर जाने के लिए गेट भी बंद करवा दिए गए थे। आगे चलकर उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के आरोपी डायर को भरी सभा में गोली मार दी थी और इस हत्याकांड का बदला ले लिया। लेकिन ये सवाल फिर से खड़ा हुआ कि क्या मरने वाला वही व्यक्ति था जिसने उस बाग में उस समय गोली चलाने का आदेश दिया था? इसके लिए जानेंगे इसके पीछे की क्रूर सच्चाई, वो कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से इतना बड़ा रक्तपात हुआ। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि आज की पीढ़ी जान पाए कि आज़ादी उतनी भी सस्ती नहीं है जितनी कि हम समझते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की योजना उस समय बननी शुरू हुई जब अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लगाया और देश भर में इसका विरोध शुरू हो गया। 10 अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध चल रहा था और अंग्रेजों का विरोध करने के लिए उन्होंने सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया। रॉलेट एक्ट को उस समय का काला कानून कहा गया था। इस कानून का विरोध महात्मा गांधी ने भी किया था और इसके पास होते ही पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया। इस एक्ट के तहत अंग्रेज बिना किसी जांच पड़ताल के किसी भी भारतीय को जेल में गिरफ्तार करके ले जाते थे। रॉलेट एक्ट से सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी ने आग में घी डालने का काम किया। जनता का आक्रोश अपने उफान पे था, लेकिन तूफान से पहले वाली शांति छा गई। लोगों ने 13 अप्रैल से पहले जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा का आयोजन किया। सारे के सारे लोग इकट्ठा होते गए। वहां पे रॉलेट एक्ट का विरोध होता और साथ ही इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए स्वर मुखर हुए और 13 अप्रैल को होने वाली इस रैली की खबर जनरल रेजिनाल्ड डायर को हो गई। और ये दिन बैसाखी का भी था और वैसे भी पंजाब में बैसाखी बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। लोग बैसाखी का जश्न मना रहे थे, अपने लोगों से मिल रहे थे और दूसरी तरफ इस सभा को तैयार करने की तैयारी चल रही थी। लेकिन जनरल डायर ने इस सभा के लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसने 12 अप्रैल को अतिरिक्त सैनिक टुकड़ी बुलाकर पहले से ही अतिरिक्त तैयारी कर ली। सुबह का वक्त था। लोग बैसाखी के त्योहार के चलते खुशियां मना रहे थे। अपना अपना काम करने के बाद लगभग 25,000 लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए और उधर डायर अपनी पूरी सैनिक टुकड़ी लेकर जलियांवाला बाग की तरफ चला गया। जलियांवाला बाग में भीतर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। लोगों की सहर सभा हो रही थी और उन्हें मालूम भी नहीं हुआ कि कब जनरल डायर अपनी सैन्य टुकड़ी लेकर जलियांवाला बाग में प्रवेश कर गया और उसने जलियांवाला बाग के मुंह पर तोप रखकर उसे बंद कर दिया। उसके बाद सैनिकों के अपने अपनी पोजीशन लेने के बाद डायर ने फायर का आदेश दे दिया और बिना कोई प्रश्न किए सैनिकों ने अपनी अपनी बंदूकों का मुंह खोल दी और लगातार गोलियां लोगों पर बरसने लगी। जलियांवाला बाग में डायर 50 राइफल और इतनी ही खोखरी लेकर पहुंचा। इसका मतलब वो पहले से ही डिसाइड करके आया था कि उसे क्या करना है। जवानों ने मात्र 10 मिनट में लगभग 1600 राउंड फायरिंग की और उसमें न लोगों को संभलने का मौका मिला न बचकर भागने का। जनरल डायर ने आदेश ही कुछ ऐसा दिया था, फायरिंग सिर्फ बंदूक में गोली डालने पर ही रुकती थी, वरना यहाँ मौजूद जवान लगातार लोगों पर फायर कर रहे थे। लोगों में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए वहाँ बच्चे, बूढ़े और जवान इधर उधर भागने लगे। लोगों ने वहां मौजूद कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ लोग तो दीवार फांद के भी भाग जाना चाहते थे। इसके बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ। जनरल डायर के सैनिकों ने एक एक लोगों को चुन चुन कर मार डालने की कसम जो खा ली थी,
जो लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूदे थे, उनमें से 120 लोगों की लाशें बाहर निकाली गई थी। कुएं को आज भी खूनी कुएं के नाम से जाना जाता है। और इतना ही नहीं, इस बाग की दीवारों पर आज भी उस समय की गोलियों के सुराग मौजूद हैं। लगातार 10 मिनट चली इस अंधाधुंध फायरों के बीच जनरल डायर वहां से राक्षसों की तरह हंसता हुआ बाहर निकल गया। और उस समय सड़कों पे भी जो भी भारतीय उसे नजर आता वो उसे गोली मार देता। मरने वालों को अपने तोप के पीछे बांधकर रस्सी से घसीटता हुआ ले जाया गया। इस हत्याकांड के बाद अंग्रेज सरकार ने अपने आंकड़े जारी किए। उन आंकड़ों के हिसाब से इस नरसंहार में 379 लोगों की ही मौत हुई। लेकिन माजरा तो कुछ और ही था। हकीकत में इस हत्याकांड में हजारों लोगों की जान गई थी। इस दिल दहलाने वाली घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया। चारों तरफ इस घटना की निंदा होने लगी और इसकी जांच का जिम्मा लेफ्टिनेंट माइकल ओडवायर को दिया गया। डायर ने अपनी सफाई में कहा कि गोली चलाना उसकी मजबूरी बन गई थी। उसका कहना था कि अगर वो गोली नहीं चलाता तो वहां मौजूद भीड़ उसे ही मार देती और ये मार्शल लॉ का उल्लंघन होता। लेफ्टिनेंट माइकल ओ डायर, जो कि इस घटना की जांच कर रहे थे, डायर के बयान से संतुष्ट हो गया। आगे चल के इसकी जांच लाहौर के हंटर कमीशन द्वारा भी की गई। फाइनली जनरल डायर को इसमें सही माना गया और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे प्रमोशन दिया। लेकिन इसके बाद ये भी कहा गया कि जनरल डायर अब कभी इंडिया नहीं आएंगे और उन्हें ब्रिटेन में ही रहकर सर्विस करनी होगी। इस घटना के दौरान सरदार उधम सिंह जलियांवाला बाग में ही मौजूद थे। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि वो इतनी गोलियां खाने के बावजूद भी बच गए और उन्होंने वहीं पर कसम खाई थी कि वो इस हत्याकांड का बदला जरूर लेंगे। लेकिन 1927 में जनरल डायर की किसी बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी। लेकिन इस मामले की जांच करने वाला लेफ्टिनेंट ओडवायर अब भी जिंदा था। इधर उधम सिंह एक प्रतिशोध की आग में जल रहे थे। वो एक गरीब परिवार से थे। उन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन की। उनके सिर से माता पिता का साया तो पहले ही उठ गया था। लेकिन उनका लक्ष्य तो माइकल ओडवायर था, जो कि लंदन में मौजूद था। जैसे ही उन्हें ये जानकारी मिली, वो लंदन जाने का जुगाड़ बनाने लगे। उन्होंने बढ़ई का काम करना शुरू किया और कुछ पैसे भी इकट्ठा करने शुरू कर दिए। पहले तो वो अमेरिका गए। अमेरिका से वो लंदन पहुंच गए और वहां पर वो एक रेस्टोरेंट में काम करने लगे। वो पैसा जमा कर रहे थे ताकि वो एक पिस्टल खरीद सके। लेकिन ये सब करने के चक्कर में उधम सिंह को पूरे 21 साल लग गए। लेकिन उधम सिंह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे साल 1940 में क्रैक्सटन हॉल में। वहां पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की मीटिंग हो रही थी। मीटिंग में ओडवायर भी पहुंचा था और उधम सिंह एक किताब में बंदूक रखकर ले गए थे। किताब को उन्होंने बंदूक की आकृति में काट लिया था और उसी में बंदूक भर कर ले गए थे। पंक्ति में सबसे आगे बैठे उधम सिंह माइकल ओडवायर के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही माइकल ओडवायर स्टेज पे आया, उधम सिंह ने 3 गोलियां उसके सीने पे दाग दी। वो वहां से भागे नहीं बल्कि वहीं खड़े रहे और उन्होंने कहा 21 साल बाद ही सही, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया। उधम सिंह ने वहीं अपनी गिरफ्तारी दे दी। उसके बाद 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े दोनों ऑफिसर के नाम मिलते जुलते थे। जो असली गुनहगार था वो पहले ही अपनी बीमारी के चलते मारा गया, बल्कि जिसने उस असली गुनहगार को बचाने की कोशिश की थी उसे उधम सिंह ने भरी सभा में गोली मार दी। उधम सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी है। ये आज़ादी हमें बड़ी मुश्किल से मिली है। इस आज़ादी को हमेशा बनाए रखें। उम्मीद है ये वीडियो आपकी सोच पे खरा उतरा होगा।